नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए एक बार फिर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो है, यानी इनमें से आपको संख्या बतानी है कि इन अंकों के प्रयोग से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों, जब भी बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले बड़े अंक का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर अंक हमारे 2, 7, 2, 4, 8 और 0। तो बड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे, उसके बाद उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4 और फिर 2 और 0। तो यही हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी इन अंकों के प्रयोग से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। हमारा आंसर आ जाएगा सी, 87,420। अगला प्रश्न है कि 17/25 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखा जाएगा। यानी 17/25 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या हो, भिन्न हो, चाहे वो दशमलव भिन्न हो, उसको हम प्रतिशत में मान निकालेंगे तो 100 से गुणा किया जाता है। तो 17/25 को 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में लिखना है। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68। तो क्या आ जाएगा 68%। यानी 17/25 को प्रतिशत में बदलने पर कैसे लिखा जाएगा, 68% लिखा जाएगा। तो बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ा ब्रैकेट 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 बड़ा ब्रैकेट बंद का दशमलव समतुल्य है। यानी इसको हम हल करेंगे तो इसमें दशमलव में जब बदला जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, दशमलव समतुल्य। यानी दशमलव में मान क्या आने वाला है जब दशमलव में इनको हम बदलेंगे। तो यहाँ पर हम बदलते हैं तो 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 है, ये भिन्न है। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए इनके जो हर हैं 4, 5 और 25 है, असमान है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हरों को समान बनाया जाएगा। और हरों को समान बनाने के लिए हरों का लसागु निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हरों का लसागु। क्या निकालेंगे, हरों का लसागु। तो हर है हमारे पास 4, 5 और 25। तो भाग विधि से निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 4 में जाएगा, 5 और 25 में नहीं जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता है, 25 में नहीं जाता है, उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 का भाग 2 में जाता है एक बार, 5 में नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा। तो 2 का 5 और 25 में नहीं जा रहा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। क्या 3 का चला जाएगा क्या, तो 5 तो भाज्य संख्या है, 5 में तो 5 का ही जाएगा। 3 का भाग 25 में चला जाएगा क्या, तो अंकों का योग 5 और 2 7 है। यानी 3 का भाग 7 में नहीं जाता तो फिर 25 में भी नहीं जाएगा। तो 3 के बाद तो अभाज्य संख्या आती हमारी उससे बड़ी 5। तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो 5 का लगा देंगे, 5 एकम 5, 5 25 और 5 में फिर 5 का ही जाएगा। तो हमारा हरों का लसा आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो लसा कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। अब जब हमारा लसा 100 आ गया, इसको हम हर के रूप में लिख देंगे। किसके रूप में लिख देंगे, हर के रूप में लिख देना है। अब 4 का भाग हर में लगाएंगे, यानी 4 का भाग लसम में लगाएंगे तो 4 हरे, हर का भाग हम लसम में लगाएंगे तो 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 25 को फिर अंश से भी गुणा करना है, तो 25 थी 75, आगे प्लस का निशान है, प्लस का लगा देंगे। फिर 5 का भाग लसम में लगाएंगे यानी 100 में, तो 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। और 20 को 4 से गुणा किया तो 20 चौके 80,
आगे प्लस का निशान। 25 का भाग फिर किस में लगाना है, हर में, यानी जो लसागु बनाया था ना हमने हर के रूप में, तो उसमें लगा देना है। तो 25 चौक 100, 4 बार, और 4 को अंश से गुना करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अंश आए अंशों को जोड़ दो, तो 2 0 और 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 7, 3 और 8 11, 11 और 7 18, तो 187/100 आ गया है। हमें किसमें पूछा था, दशमलव में पूछा था मान। तो नीचे कितने जीरो है संख्या में, 2 जीरो है, बटा में 100 है, यानी 2 जीरो है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो 1 और 2 इकाई की तरफ से छोड़ना है, तो 7 और 8 2 अंक हो गए। अब दशमलव लगा देंगे, अब 1 आ गया, तो 1.87, 1.87, तो हमारा 1.87 यहाँ मिल रहा है। अब पीछे एक जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव आ जाए और दशमलव के बाद में अगर जीरो आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दशमलव के बाद संख्या है, संख्या के बाद में जीरो आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक हमारा आंसर मिल रहा है, तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा, इसका परिमाप होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 8 गुना। तो देखिए वर्ग है, अब देखो ये वर्ग हमने बना लिया, ये वर्ग है, ठीक है। अब इसकी भुजा क्या कर देनी, दुगनी कर देनी है। तो पहले तो हम भुजा मान लेते हैं कि पहले भुजा x थी, तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों ही x हो जाएगी। तो अभी परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का मतलब है सारी भुजाओं को जोड़ देना। किसी भी संख्या, किसी भी आकृति का हम परिमाप निकालें, इसका मतलब है उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देना, ठीक है। तो 4 ही भुजाएं, तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुणा में भुजा, क्या हो जाता है, 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा में भुजा कितनी, x, तो परिमाप हो गया 4x, क्या हो गया, परिमाप हो गया 4x। अब क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए, दुगनी का मतलब 2 गुनी, 2 से गुणा कर दो, तो एक से, तो अब क्या हो जाएगी भुजा 2x, तो ये भी 2x होगी, ये भी 2x और ये भी 2x, चारों 2x हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा, तो 4 गुणा में 2x, तो क्या हो गया, 4 दूनी 8x, क्या हो गया 8x, तो 4x और ये 8x हो गया, तो 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 गुना हो गया, क्या हो गया, 2 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 2 गुना। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है कि आप संख्या मानकर भी कर सकते हैं, क्या मानकर कर सकते हैं, संख्या। जैसे मान लो कि हमने भुजा क्या मान ली, 2 मान ली, क्या मान ली, भुजा 2, ठीक है, ये 2 हो गई, तो ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगी, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा, तो 4 गुणा में 2 बराबर 8, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पर दुगनी करना है, तो ये 2 मानी है, तो फिर अब क्या हो जाएगी, दुगनी में ये 4 हो जाएगी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो फिर परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा, तो 4 गुणा में 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये 8 है और ये 16 हो गया, तो हो गया ना दुगना। तो संख्या भी मानकर कर सकते हैं और चाहे तो आप x मानकर भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ए हमारा सही हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है ब्रैकेट 6,41,664 को भाग करना है 16 से, ब्रैकेट बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी 16 का भाग हम इस संख्या में लगाएंगे तो क्या हमारा आने वाला है परिणाम। तो भाग लगाते हैं, तो इस तरीके से आराम से हम लगा सकते हैं, 6,41,664, ठीक है। तो 16 का भाग 6 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 हमारे छोटे हैं, 16 हमारे बड़े हैं, भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो आगे लेंगे 4, तो अब 64 हो गए और 64 में 16 का भाग चला जाएगा, तो 16 चौक 64, 4 बार गया, 4 बार में आ गए 64, तो 64 के नीचे उतार दिए, घटाएंगे तो 4 में से 4 गए तो 0, 6 में से 6 गए तो 0, ठीक है। आगे उतारे 1,
अब आगे एक उतारा तो आगे उतारने के बाद हमारा भाग नहीं गया। जब हम भाग करते हैं और आगे जब एक अंक उतारते हैं और भाग नहीं जाता है तो भाग हमारा टूट जाता है। तो यहाँ पर भाग टूट की 0 लगा देंगे। ठीक है, अब भाग टूट की 0 लगाने के बाद आगे का एक और अंक हम उतार लेंगे। तो आगे 6 था, 6 उतारा, अब 16 हो गया। 16 में 16 का भाग चला जाएगा तो 16 एकम 16, तो कितने बच गए हमारे 0 0। ठीक है, उसके बाद फिर आगे उतारेंगे एक अंक तो आ गया हमारा 6। तो 16 का भाग 6 में नहीं जा रहा, 16 का भाग 6 में नहीं जा रहा है, तो फिर से हमारा भाग क्या हो गया है, टूट गया है। तो भाग टूट की 0 क्या लग जाएगी, भाग टूट की 0। तो आगे उतारे 4 तो अब हो गए 64, और 64 में 16 का भाग चला जाएगा तो 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो शेषल बच गए 0 0। 4 में से 4 गए 0, 6 में से 6 गए तो 0। तो यानी क्या परिणाम आया हमारे 40,104, 40,104। तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 40,104। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है ढंग से कि भाग टूट की भी आपको उसमें लगानी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मिस्टेक से वो गलत हो जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, लेकिन फिर भी गलती हो जाती तो ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई इसके चौड़ाई का 6/5 गुना है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमने आयत बना ली, ये आयत है हमारी, और क्या कहा गया है, अब आयत आप जानते हो आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब ये देखो, ये क्या है, इसकी लंबाई है, और ये क्या हो, इसकी चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है। तो हमें न तो लंबाई दी है न चौड़ाई दी है, केवल ये कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई का 6/5 गुना है। तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि माना की चौड़ाई बराबर x मीटर है। मीटर क्यों माना, क्योंकि परिमाप मीटर में दिया हुआ था, तो विमाएं भी हमारी इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो भी मीटर में आएगी, तभी तो परिमाप मीटर में आया है। ठीक है, तो माना की चौड़ाई x मीटर है, तो यहाँ चौड़ाई आ गई हमारी x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई का 6/5। तो क्या लिख देंगे, x का 6/5, एक का 6/5 देखिए निकालिए, x का 6/5 निकालेंगे तो 6 का मतलब गुणा, x का मतलब गुणा 6/5, तो 6x/5। तो क्या हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, लंबाई की लंबाई बराबर है 6x/5 मीटर। ठीक है, दोनों बात क्लियर हो गई, लंबाई आ गई चौड़ाई आ गई। ठीक है, मान लिया हमने कि माना की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो गई हमारी 6x/5 मीटर। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रश्न में कि लंबाई क्या है, चौड़ाई का 6/5 गुना है, तो चौड़ाई x है तो x का 6/5 गुना क्या हो गया 6x/5। अब लंबाई चौड़ाई है और क्या दे रखा है, परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है 132 मीटर, 132 मीटर दिया है। ठीक है, अब परिमाप हमें दिया हुआ है लेकिन हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो परिमाप दिया हुआ है तो फिर परिमाप के सूत्र में ही हम इसको लंबाई चौड़ाई को रखेंगे, तब हमें x का मान मिल जाएगा, और x का मान मिल गया तो चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ जाएगी। जब लंबाई चौड़ाई आ जाएगी तो फिर हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो पहले तो परिमाप के सूत्र में जमाते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद, यानी 2 बार लंबाई को जोड़ना 2 बार चौड़ाई को जोड़ना। भाई परिमाप का मतलब है कि सारी भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, तो 2 बार लंबाई जुड़ेगी 2 बार चौड़ाई जुड़ेगी, तो अपने आप सूत्र बन गया 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना 132 बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी 6x/5
प्लस चौड़ाई कितनी x और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर लेके जाएंगे तो हमारा भाग में चला जाएगा, तो 132 बटा में 2। अब हमारे बच गए 6x बटा में 5 प्लस x, जोड़ना है इनको, तो x हमारी भिन्न नहीं है, इसको भिन्न बना लो, बटा में 1 लिख देते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं यहाँ पर कि 6x बटा में 5 में x बटा 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हर असामान्य तौरों का लसा लेंगे, तो 1 और 5 का लसा कितना आ गया 5, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 6x से गुना किया तो 6x, प्लस का निशान, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 1 से गुना किया तो 5x, तो 6 और 5 कितनी हो गए 11, तो 11x बटा में 5, क्या आ गया इसका आंसर हमारे 11x बटा में 5। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे करते हैं, तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x तो हमारा यहाँ रह जाएगा 132 बटा में 2 यहाँ थे, अब 11 बटा 5 इसका पक्षांतर करना है, किसका पक्षांतर करना है 11 बटा 5 जो इसके साथ जुड़ी हुई है भिन्न, उसका पक्षांतर करेंगे, तो जब भिन्न को इधर लाया जाएगा तो भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो 11 बटा 5 का क्या हो जाए 11 बटा 5 का क्या हो जाएगा 5 बटा में 11, भाई 132 बटा 2 थे वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, और ये x अपनी जगह पे, x का है तो मान हमें निकालना है, और 11 बटा 5 का पक्षांतर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भिन्न उल्टी हो जाएगी 5 बटा में 11। अब काट लेंगे, 2 ऐसे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चिकी 12, 1 बच गया, 2 चिकी 12। ठीक है, 11 से 11 चिकी 66, 6 पंजे 30, 30 बराबर क्या आ गया हमारे x, x का मान आ गया 30, तो x किसको माना था हमने चौड़ाई को, तो चौड़ाई आ गई हमारी, चौड़ाई बराबर आ गई 30 मीटर, चौड़ाई बराबर क्या आ गई 30 मीटर। लंबाई को क्या माना था हमने 6x बटा में 5, तो 6 गुणा में x की जगह क्या रख देंगे 30, क्योंकि x का मान आ गया ना 30, और बटा में 5, 5 से 5 छंग 30 और 6 छक्के 36, यानी 36 मीटर। अब लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, हमें क्या निकालना था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई कितनी 36, चौड़ाई कितनी 30, तो गुणा करेंगे, 0 लगा दो, 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1080। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल में इकाई क्या लिखते हैं दोस्तों वर्ग लगाते हैं, क्या लगाते हैं वर्ग, और मीटर में थी इसलिए क्या लिख देंगे मीटर, वर्ग मीटर, तो 1080 वर्ग मीटर, तो हमारे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उस आयत का 1080 वर्ग मीटर, तो बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज देगी, यानी हमें राशि पूछी, राशि मतलब मूलधन पूछा है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि क्या हमें दिया हुआ है, तो 5% वार्षिक दर, यानी सबसे पहले हमें दिया है दर, दर बराबर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, उसके बाद निवेश कर दिया है, यानी किसी काम में लगा दिए वो राशि, ठीक है, निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने, यानी क्या दिया है हमें समय, समय बराबर 7 वर्ष 8 महीने, 7 वर्ष 8 महीने हमारा समय आ गया, और 575 रुपये ब्याज देगी, तो ब्याज भी हमें दिया हुआ है, ब्याज बराबर 575 रुपये, ब्याज बराबर 575 रुपये। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम इकाई देख लेते हैं कि दर हमारी वार्षिक में चल रही है और समय हमारा वर्ष और महीने में, यानी अलग हो गया, समान नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे समय को भी वर्ष बना लेंगे, क्योंकि दर जिसमें चलती है समय भी उसमें ही होना चाहिए। अगर दर हमारी मासिक चल रही है तो समय भी महीने में या मास में होना चाहिए, तो यहाँ दर वार्षिक है तो समय को भी वर्ष बनाना पड़ेगा। तो देखिए 7 वर्ष तो हमारे वर्ष में, इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब 8 महीने हैं
तो महीने को वर्ष बनाएंगे तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 8 महीने को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग लगा देंगे। 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे, 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो आगे हमारे 7 सही 2/3 वर्ष, 7 सही 2/3 वर्ष। तो इसी मिश्र भिन्न में है तो इसको साधारण बनाएंगे तो 3 7 21, 21 में 2 जोड़े तो 23, 23/3 वर्ष, 23/3 वर्ष के आगे हमारा समय आ गया। अब दर भी वार्षिक और समय भी वर्ष। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। यानी हमें राशि पूछी थी मूलधन, वो हम निकाल लेंगे। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, 100 गुणा में ब्याज, 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय, दर इंटू समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है हमारे 575 बटा में दर कितनी है 5%, और समय कितना है 23/3। अब देखो 23/3 नीचे लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा ना, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/23 हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/23। क्या लिख देंगे, 3/23। अब काटते हैं तो 5 से ही कट रहा है, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बज गए 5 25। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से कटने वाली है क्या ऊपर, तो 23 से 115 आती है, 23 एकम 23, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। ठीक है, तो 100 को 5 से गुणा किया तो 500, और फिर आगे 3 भी 3 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपये। क्या आ जाएगा हमारा मूलधन, 1500 रुपये आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है आपको कि अगर दर वार्षिक में है तो समय भी वार्षिक होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए, और अगर हमारी दर मासिक में चल रही है तो समय भी मास या महीने में होना चाहिए, तभी सवाल सही हल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारे दर वार्षिक में थी, समय वर्ष और महीने में थे, तो समय को हमने वर्ष बना लिया, तो फिर आराम से हमारा आंसर आ गया 1500 रुपये। तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1500 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.25 का औसत होगा। यानी हमें औसत यहाँ पूछा है, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो औसत हमें निकालना है तो औसत का सूत्र हम लगा देंगे, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां हमें दी हुई है, तो राशियां कौन कौन सी दी हुई है, 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 11.75 प्लस 12.25, ये राशियां हैं। और राशियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, राशियों की संख्या है 5। तो राशियां हम जोड़ते हैं तो देखिए 4 राशियां तो दशमलव में है और एक राशि पूर्ण संख्या में है, तो इसको भी हम दशमलव बना देंगे। तो इस तरीके से हम एक के नीचे एक जमा कर इनको जोड़ेंगे तो हमारे गलत नहीं होंगे। तो देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव में जब बनाया जाता है तो पीछे पॉइंट लगा कर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 7.0, अगली है पॉइंट, पॉइंट से पहले 8 और बाद में 5, उसके बाद अगली है हमारे पॉइंट से पहले 9 और पॉइंट के बाद में 5। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले है 11 और दशमलव के बाद में है 75। फिर है हमारे दशमलव, दशमलव से पहले है हमारे 12 और दशमलव के बाद में हमारे 25। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये समान नहीं है तो समान बनाने के, देखो इनमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो सभी में 2-2 अंक करने के लिए जब दशमलव के बाद सभी में 2-2 अंक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारे दशमलव समान दशमलव हो जाएगी। ये 10 दशमलव भिन्न दे रखी थी वो समान दशमलव हो जाएगी। ठीक है,
तो ये 0 0 0 लगाकर हम इनको समान दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, किसमें बदल लेंगे? समान दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 में जीरो तो जीरो आएंगे, 10 के जीरो हासिल का 1, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कितने हो जाएंगे? 19, 19 और 1 हासिल का 20, 20 के जीरो हासिल के 2। तो यहाँ दशमलव के नीचे क्या लगा देंगे? दशमलव का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितने हो गए? 15। ठीक है, और 15 और ये कितने हो गए? 9, 24, 24 और 1 कितने हो गए? 25, 25 और 2 कितने हो गए? 27, और हासिल के 2 जोड़े तो 29, तो 29 के 9 हासिल के 2। ठीक है, 29 के 9 और हासिल के 2। ठीक है, अब 2 और 1 कितने हो गए? 3, 3 और 1 कितने हो गए? 4, कितने हो गए? 4, तो 49 पॉइंट क्या आ गया? 00 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 49.00 को हम क्या लिख सकते हैं? 49। तो राशियों का योग क्या आ गया हमारे? 49, और बटा में क्या है? 5, बटा में क्या है? 5। ठीक है, अब इनको बदलेंगे तो यहाँ दशमलव में भी हमें दे रखा है तो हम इनको दशमलव बदल देंगे। अगर मिश्र भिन्न में दिया होता तो मिश्र भिन्न बना देते। तो हमारे आंसर किस में दिए हुए हैं? दशमलव में। तो 5 का भाग 49 में लगाएंगे तो 5 नाम 45, कितनी बार गया? 9 बार। कितने बच गए हमारे? 4 बच गए। कितने बच गए? 4। भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट, और पॉइंट लगाते 0, 40 हो गए, 5 8 40, तो क्या आ गया? 9.8। ऐसे नहीं आता, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 का भाग 49 में लगाया तो 5 नाम 45, कितने बच गए? शेष फल 9 में से 5 गए तो 4, और 4 में से 4 गए तो 0। अब हमें दशमलव में मान निकालना है आगे तक, तो यहाँ कोई 5 का भाग 4 में नहीं जाता तो भाग को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगाते यहाँ पर हम 0 उतार सकते हैं। तो 5 8 40, तो कितना आ गया हमारे? 9.8। तो क्या आ जाएगा हमारा? इसका औसत 9.8, यानी सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 9.8। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यानी 6 किलोग्राम चावल जितने के आते हैं 8 किलोग्राम गेहूं भी उतने ही रुपए के आते हैं। जैसे मान लो अगर 6 किलोग्राम चावल अगर 100 रुपए के आ रहे हैं, इसका मतलब 8 किलोग्राम गेहूं भी कितने के आएंगे? 100 रुपये के आएंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपए, 1 किलो गेहूं कितने के आते हैं? 6 रुपए के आते हैं, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख देते हैं। क्या बोला है सबसे पहले कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य किसके बराबर है? 8 किलोग्राम गेहूं के 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य, 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है? 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर दिया हुआ है। फिर हमसे क्या कहा है कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये। अब यहाँ लिख देंगे हम कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, एक एक नियम से हम इसको कर देंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 6 रुपये हैं, तो देखिए हमारे पास कितने गेहूं हैं? यहाँ पर 8 किलो गेहूं हैं, तो फिर गेहूं से गेहूं का ही मूल्य निकलेगा, चावल का थोड़ी निकलेगा, उल्टा थोड़ी कर देंगे। गेहूं से तो गेहूं का ही रखेंगे। यहाँ पर यहाँ गेहूं है तो यहाँ पर भी गेहूं आनी चाहिए नीचे की लाइन में। ऐसे नहीं ऊपर गेहूं है नीचे 6 किलो चावल का निकाल तो गलत हो जाएगा। एक एक नियम में समान होनी चाहिए हमारे। इधर गेहूं है तो इधर भी गेहूं, इधर रुपए है तो रुपए, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इकाइयां समान होनी चाहिए। तो इसलिए अब कितने गेहूं थे हमारे? 8, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? तो 8 किलोग्राम गेहूं ज्यादा के आएंगे, 1 किलो 6 के आ रहे तो 8 ज्यादा के आएंगे, ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। तो 6 गुणा में 8, तो 8 छेंगे 48 रुपये, यानी 8 किलोग्राम गेहूं कितने के आए? 48 रुपये के आए। ठीक है, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमारे 48 रुपये आ गया, तो इसके नीचे लिख दिया हमने। तो क्या ये 6 किलोग्राम चावल का मूल्य भी 48 हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर है ना, कि 8 किलो गेहूं जितने के आएंगे 6 किलो चावल भी उतने के ही आएंगे। तो 8 किलो गेहूं का तो हमें मिल गया 48 रुपये, इसका मतलब 6 किलो गेहूं का मूल्य 6 किलो
ग्राम चावल का मूल्य भी क्या हो गया, 48 रुपये हो गया, दोनों समान हो गया। अब क्या कहा है हमें, हमसे क्या पूछा है, 1 किलोग्राम चावल का। जब हमारे पास 6 किलो चावल का मूल्य आ गया तो हम 1 किलो का भी निकाल सकते हैं, 5 किलो का भी निकाल सकते हैं, 15 किलो का भी निकाल सकते हैं, 20 किलो का भी निकाल सकते हैं, 55 किलो का भी निकाल, कितने भी किलो का निकाल सकते हैं एक एक नेम से। तो हम क्या लिख देंगे कि चूंकि 6 किलोग्राम, चूंकि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 48 रुपये हैं, इसलिए इसलिए 1 किलोग्राम, इसलिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कम होगा। भाई 6 किलो चावल 48 क्या रहे थे, 1 किलो चावल कम क्या आएंगे, और कम के लिए क्या करते हैं हम भाग, तो 48 बटा में 6, तो 6 एकम 6, 6 आठे 48, यानी 8 संग 48 होते हैं ना, 6 आठे 48, तो 8 रुपये क्या आ गया हमारे, 8 रुपये आ गया कि 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, 8 रुपये। 1 किलो की जगह अगर हमें 5 किलो का दे देते तो फिर एक नीचे लाइन एक और जोड़ देते कि 1 किलो चावल का हमारे 8 आ गया, तो अगर 5 किलो का पूछता तो 8 पंजे 40, 6 किलो का पूछता 6 से गुणा कर देते, 10 किलो का पूछता 10 से गुणा कर देते। तो एक एक नियम से इस सवालों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 रुपये, 8 रुपये ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। तो जब भी इस तरीके से रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आता है साथियों, तो जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े या कहीं पर भी खड़े एक व्यक्ति को जब पार करती है, या एक पेड़ को, या एक पिलर को, एक वृक्ष को, एक पोल को पार करती है, तो उनकी लंबाइयों को नहीं जोड़ा जाता। ट्रेन को उसकी खुद की ही लंबाई को, जो दूरी है उसकी लंबाई है उसको ही तय करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को, किसी पिलर को, किसी बिजली के खंबे को पार करती है तो उनकी लंबाइयों को नहीं जोड़ा जाता। ट्रेन को खुद की ही दूरी, खुद की ही लंबाई को तय करना पड़ता। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई को अपनी लंबाई तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है हमें, सबसे पहले दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि चाल बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है हमें, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 120 मीटर। तो इसका मतलब ये लंबाई है, इस लंबाई को आपको दूरी मानना है, लंबाई को क्या मानना है, दूरी मानना है कि रेलगाड़ी कितनी लंबी, इसका मतलब उसकी दूरी है, सीधी सी बात है। बस फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, रेलगाड़ी में वही बात है जो हम चाल दूरी समय में कर रहे हैं, यही बात है, तीन ही बातें हम पढ़ते हैं इसमें, चाल दूरी और समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो कितने समय में पार कर जाएगी, यानी समय हमें निकालना है, समय हमें निकालना है। तो सबसे पहले इकाइयां देखते हैं। तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चाल में जो दूरी है वो किलोमीटर में है, समय घंटे में है, जबकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, ठीक है। और देखिए हमारे जो आंसर दे रखे हैं वो सेकंड में दे रखे हैं, इसका मतलब समय क्या आएगा, सेकंड में आएगा। समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। दूरी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में आएगा। इसका मतलब है फिर हमें किसको बदलना पड़ेगा, चाल को। चाल को देखो, चाल किससे बनती है, दूरी और समय की इकाई से चाल बन जाती है, और चाल से क्या होता है, दूरी और समय होता है। तो दूरी मीटर में है, समय सेकंड में आएगा, तो चाल क्या बनेगी, मीटर प्रति सेकंड। तो हमें किसको बदलना पड़ेगा, चाल को ही बदलना पड़ेगा समय को सेकंड में लाने के लिए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 4 पंजे 20,
20 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या हो गई है, चाल हो गई है। अब चाल में जो दूरी है वो मीटर है और हमारी भी जो दूरी है वो मीटर में ही है। लंबाई का मतलब दूरी मानकर चलना है, ठीक है, मीटर है। तो अब समय आएगा वो किसमें आएगा, सेकंड में, क्योंकि चाल सेकंड में हो गई भाई, चाल में समय सेकंड में, वही हमारा समय आएगा। चाल में दूरी मीटर में है तो हमारी दूरी मीटर में है, तो इकाइयां समान हो गई। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है ना, दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी का मतलब क्या हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल, यानी दूरी बटा में चाल, सीधी सीधी बात है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 120 मीटर, रेलगाड़ी की चाल कितनी, 20, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एकम दो, दो छिक्की 12, तो क्या आ गया हमारे 6। तो चाल सेकंड में थी तो समय भी सेकंड में आएगा। चाल के अनुसार ही क्या होती है, दूरी और समय की इकाई लिखी जाती है, ठीक है, दूरी और समय की इकाई लिखी जाती है और दूरी और समय की इकाई से ही चाल हमारी बन जाती है। जैसे दूरी मीटर में थी और समय सेकंड में था तो चाल क्या बन गई, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये चाल थी मीटर प्रति सेकंड, तो चाल के अनुसार ही दूरी मीटर में है तो ये मीटर, समय से ये चाल में समय सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड, बस दो एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्योंकि चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में समय, तो दूरी और समय की इकाई से चाल बनती है और चाल की इकाई को देकर ही दूरी और समय निकलता है, यानी उसके पीछे इकाई लगती है, ठीक है। तो 6 सेकंड आ जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य कितने समय में पार करेगी, 6 सेकंड में पार करेगी। तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, डी सही जवाब हो जाएगा। तो आज दोस्तों हमने अंकगणित से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ऐसे रोज ही आपके पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।